हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं क्लास 10 यानी कक्षा 10 जो भी बोर्ड का स्टूडेंट होंगे। इस बार जो 2025 में बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम देंगे वो खास करके आप लोग ध्यान देंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे लोकतांत्रिक राजनीतिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉलिटिकल भी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस की बात करने वाले हैं। इससे जो आपको जो भी प्रश्न आने वाला है, आज हम इसका बुक का चैप्टर वाइज जो है सो हम लाइन बाय लाइन आपको बताने वाले हैं। क्योंकि ऐसा होता है क्या, इसमें बहुत ऐसी बातें होती है जो बच्चे के समझ में नहीं आ पाती है, जिससे बच्चा क्या होता है बहुत ज़्यादा परीक्षा में कंफ्यूज रहते हैं। आज हम वो आपका कंफ्यूज दूर करने वाले हैं। तो आपका पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले समझेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहते किसको, यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का अर्थ यही हुआ कि लोकतंत्र जो है क्या है, सभी लोगों की क्या है, आत्मा है। संविधान क्या है, आत्मा है सभी लोगों की, और उसमें सभी विभिन्न जाति विभिन्न वर्गों के लोगों को समान रूप से हिस्सेदारी क्या कहलाता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहलाता है। आज आइए उसी पर हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्या कुछ इसमें कार्य है, और उससे हम एक एक जो आपका क्वेश्चन है, एक एक जो टॉपिक है वो टॉपिक वाइज हम आपको बात करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में कहीं से भी होता है क्या कि ज्यादातर लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न तो हो जाता है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय जब पूछा जाता है तो दीर्घ उत्तरीय में अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं और वो अधिकतर बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो हम आपको क्या करेंगे टॉपिक वाइज। अब देखिएगा, आप क्वेश्चन में जरा उल्टा लीजिएगा तो उसमें क्या दिया हुआ है। अब जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो एसएसटी सब्जेक्ट से, वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, या आपदा प्रबंधन हो, या अर्थशास्त्र हो, वो क्या करता है, अगर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें टॉपिक वाइज आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम आपको टॉपिक वाइज बताएंगे ताकि आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी क्लियर होता जाए और आप अधिक से अधिक समझेंगे भी। दोस्तों, आप वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है सो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आइए तो हम बात करते हैं, ये आपका लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 10 का ये चैप्टर पहला है। चैप्टर पहला है, इसमें हम सभी जो है सो टॉपिकों पर चर्चा करेंगे और आपका टॉपिक जो दिया हुआ है उन सभी टॉपिकों के बारे में हम बात करेंगे। आइए, यहां पर दिया गया है क्या, इस अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पहला पॉइंट है, सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित होती है, यानी कि लोकतंत्र के द्वंद्व में किस तत्व का अंतर्निहित होती है। दूसरा टॉपिक है, जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता को लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब देख लीजिए, जाति सांप्रदायिक धर्म होता है वो लोकतंत्र को कितना प्रभावित करता है, और ये पहला टॉपिक है सामाजिक विषमता, यानी हम जो समाज में एक दूसरे से अनबन रखते हैं वो हमारे लोकतंत्र में किस प्रकार से प्रभाव डालता है। आइए अब फिर उसके बाद क्या आपका टॉपिक कह रहा है। और तीसरा टॉपिक है, लिंग भेद के आधार पर लोकतंत्र व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। लिंग भेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्यों ही हम यहां पर लिंग भेद की बात करेंगे तो लिंग के अंतर्गत आ जाएगा स्त्री एवं पुरुष। क्या आ जाएगा, स्त्री एवं पुरुष में हमारे समाज में, हमारे लोकतंत्र में किस प्रकार से असमानताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक क्या कह रहा है, चौथा टॉपिक है, किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। आपको पता होगा दोस्त कि हमारे इस लोकतंत्र में क्या है, अनेक जाति, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, यहूदी, इन सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इस संविधान में, लोकतंत्र में सभी को क्या होता है, असमानताओं के बीच किस प्रकार से सामंजस्य रखना है उसका समाधान देने की यहाँ पर कोशिश किया जाता है। हम सभी इन चारों टॉपिक पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। अब देख लीजिए यहां पर क्या कर रहा है। पहला है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का अर्थ होता है तर्क वितर्क करना और समस्या का जो है सो समाधान ढूंढना हमेशा। अब देख लीजिए क्या कहता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। आपको पता होगा कि लोकतंत्र का परिभाषा यही होता है, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है और लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुन करके क्या होते हैं, संविधान के लिए वहां पर जो है सो संसद में भेजते हैं और वो अपने सांसद की, अपने लोकतंत्र की रक्षा करते हैं।
और क्या कर रहा है, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। अभी तो हम आपको तुरंत बताएं कि लोकतंत्र में क्या होता है, आप खुद वोट दीजिएगा और अपने प्रतिनिधि को, कैंडिडेट को चुन करके आगे शासन के लिए आप प्रेरित करते हैं, यही हमारा लोकतंत्र कहलाता है। अब यहां पर दिया गया लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, अभी हम बताए थे बातचीत या तर्क वितर्क करना, यही लोकतंत्र का अर्थ होता है। आप जरा अगला टॉपिक देखिए क्या कह रहा है। अब कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप क्या है, हमारे समाज को बांटा किस प्रकार से जाता है उसके बारे में कहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन अलग अलग स्वरूप तथा भेदभाव के विरोध का अलग अलग तरीके होते हैं। हमारे लोकतंत्र में क्या होते हैं, सामाजिक जो विभाजन होती है, सामाजिक जो बंटवारा होती है, अलग अलग प्रकार से होते हैं। उसका विरोध करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। पहला क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव तथा विरोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। क्षेत्रीय आधार पर हम लोग अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां का हम लोग का बोलचाल, रहन सहन किस प्रकार है, वहां से भी हम लोग भेदभाव करते हैं। अब देखिए कहता है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में उत्तर भारत के बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार इसका उदाहरण है। एक बात बताइए, जो मान लीजिए जहां चला गया, अब जैसे दिल्ली में चले गए, दिल्ली में बिहार के वासी गए, अगर यहाँ पर नारा दे दिया जाए दिल्ली दिल्ली वालों का, महाराष्ट्र मराठियों का, ये सभी दे दिया जाए तो क्या बताइए, क्या हम लोग में क्या बंटवारा नहीं होगा, क्या निश्चित रूप से होगा। अमेरिका में नस्ल या रंग के आधार पर होता है, अमेरिका में नस्ल या रंग के आधार पर, जैसे आपको काला गोरा के आधार पर, जैसे आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, वहां पर गांधी जी भी गए हुए थे, ठीक है ना, और वहां पर नेल्सन मंडेला के द्वारा उस चीज के लिए लड़ाई भी लड़ी गई थी, नस्ल या रंग के आधार पर। अब है, और श्रीलंका में भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर होता है, समाज में विभाजन होता है भाषा और क्षेत्र के आधार पर। अगर आप वहां की भाषा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बोल रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद है भारत में सामाजिक विभाजन भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर होता है। कोई आपको पूछ दे, बताइए श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस आधार पर होता है, भाषा और क्षेत्र के आधार पर। अब कोई पूछ दे भारत देश में कैसे होता है, तो भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। भाषा तो आपको पता ही होगा, भारत में 22 प्रकार की भाषा बोली जाती है, और क्षेत्र सबका अलग होता है, संस्कृति, रहन सहन क्या है, सबका अलग अलग है, धर्म यहाँ पर अलग अलग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, जैन धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्म रहते हैं। और क्या है यहाँ पर जाति, जाति तो आपको पता ही होगा, बहुत प्रकार का जाति है हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार को ही ले लीजिए, अलग अलग प्रकार की जातियां पर। और लिंग, लिंग का मतलब ये हो जाता है स्त्री पुरुष। इन सभी आधारों पर भारत में क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है। अब है सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति जन्म के कारण ही किसी समुदाय का सदस्य बन जाता है। क्या कर रहा है, सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके बाद। अब एक बात बताइए, आप किस धर्म में, आप किस जाति में जन्म लेंगे, क्या किसी को पता है, किसी को पहले से पता नहीं होता है। दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उस समुदाय का सदस्य हो जाता है। स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा आदि जन्म का परिणाम होता है। क्या बताइए, क्या लोग पहले से फिक्स करके रखता है कि उस जाति में उसका जन्म होगा, उस संप्रदाय में उसका जन्म होगा, उस धर्म को मानेगा वो, क्या वो बच्चा लंबा होगा, नाटा होगा, क्या ये सभी काला होगा, गोरा होगा, क्या किसी को पहले से पता होता है, नहीं पता होता है। और वो यहां आकर के क्या होता है, वो अलग अलग जो है सो जाति धर्मों का पता करता है। सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते हैं, सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते हैं, बल्कि कुछ हम अपने इच्छा से भी चुनते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेता है, कुछ व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। आज भारत देश, आपको पता ही होगा कि भारत देश में धर्म निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता का देश कहा जाता है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ ही होता है, आप भारत देश में रहते हैं, भारत देश में जितने भी धर्म हैं, आप किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। ये हमारे मौलिक अधिकार में भी दिया गया है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार में चर्चा किया गया है। आप आगे भी अगले चैप्टर में आगे डिटेल से आपको ये सभी बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कहता है एक ही परिवार के कई लोग किसान, सरकारी सेवक, व्यापारी, वकील आदि पेशा अपनाते। एक बात बताइए, क्या पेशा भी किसी का बंधा हुआ है? जी नहीं, आप एक ही परिवार में रहते, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई वकील, कोई किसान, कुछ भी आप बन जाते हैं, तो सबका क्या होता है, पेशा अलग होता है। ऐसा नहीं है कि फलाना जाति का पेशा ये होगा, ये कोई निश्चित नहीं है।
अब है जिसके कारण उनका समुदाय अलग हो जाता है तथा समुदायों के हित साधना एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। आप जो काम कर रहे हैं कि आपका समुदाय तो वही हो जाएगा ना। आप डॉक्टर हैं तो आपका समुदाय डॉक्टर की होगी, आप किसान हैं तो आपका समुदाय किसान का हो गया है। अब कहता है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। देखिए सामाजिक विभिन्नता कैसे होती है और सामाजिक में बंटवारा कैसे होती है, जरा दोनों बात को समझिए। कहता है कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। संभव हो भिन्न समुदाय के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आप अगर जिस समुदाय से हैं फिर दूसरे समुदाय के लोगों का विचार फिर अलग होगा, ऐसा बात हो सकता है, परंतु हित समान होगा। परंतु क्या होता है, जैसे मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र क्या था, एक ही था। वो क्षेत्र कौन था, मुंबई क्षेत्र था, जहां पर मराठियों लोगों के द्वारा हिंसा का शिकार किया गया। हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा किया गया। अब कहता है वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे। वो किस भारत के थे, उत्तर भारतीय। उनका हित समान था, वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता। सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता। ये प्रश्न उत्तर भी था दोस्तों, क्या सामाजिक विभाजन सामाजिक विभिन्नता का रूप लेती है, ये क्वेश्चन भी है, आप इसको अच्छे गौर से देख लीजिए। कहता है कि सामाजिक विभिन्नता का अर्थ है कि एक समूह के लोग अपने जाति धर्म भाषा सभ्यता के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। सामाजिक विभिन्नता का अर्थ है कि एक समूह के लोग अपने जाति धर्म भाषा सभ्यता के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। सामाजिक विभाजन एवं भिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है उसको देखिए। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है, सामाजिक विभाजन हो जाता है। तब क्या हो जाता है, सामाजिक विभाजन हो जाता है। जैसे कहता है सवर्णों और दलितों। सवर्णों का मतलब क्या होता है जी, जो सारा चीज से परिपूर्ण है वही क्या कहलाता है, सवर्ण कहलाता है। दलित का मतलब जो गरीब व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, दलित कहलाता है। जो हर चीज से जिनको जो चीज आवश्यकता होती है वो आवश्यकता भी पूरा नहीं हो पाता, वही क्या कहलाता है, दलित कहलाता है। दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब वंचित एवं बेसहारा है। क्योंकि देखिएगा दलित को कोई देखने वाला नहीं होता है और भेदभाव का शिकार है, जबकि सवर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त है। और सवर्ण लोग क्या है, अमीर है और उनको सारी सुविधाएं प्राप्त है। अर्थात दलितों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। क्या एक बात आप बताइए, क्या नहीं लगता है अमीर और गरीब लोग एक दूसरे से फर्क समझ लेते हैं, और जब फर्क समझ लेते हैं तो वही लगता है कि हम एक दूसरे से अलग समुदाय के हैं। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तब क्या हो जाता है, जब आपको लगने लगेगा कि ओ हम इससे गरीब हैं दूसरे समुदाय के हैं, तब जैसे वहां पर क्या हो जाता है जी, तब सामाजिक विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है, सामाजिक विभाजन, और समाज में वहां से अलगाव हो जाती है, स्थिति पैदा हो जाती है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर, श्वेत का मतलब काला, श्वेत का मतलब उजला, अश्वेत का मतलब काला, यानी गोरा काला का अंतर सामाजिक विभाजन है। सामाजिक विभाजन में जाति राजनीति में सामाजिक विभाजन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू की महत्ता है। जाति व्यवस्था राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है। आपको तो पता होगा कि जाति राजनीति में बहुत मेन मुद्दा निभाती है। अगर आपके जाति के लोग क्या हैं, बहुत कम है, तो उसको एक चीज देखने को मिलेगा कि उसकी जो है सो संसद में या मंत्रिमंडल में उसकी संख्या भी क्या होती है, कम होती है। या तो आप ऐसे भी देखते होंगे जाति का कैसे लोग फायदा उठाते हैं। अगर देख लिया किसी क्षेत्र विशेष में आपकी जाति के लोग बहुत अधिक है, तो उस व्यक्ति को उस जाति को टिकट भी दिया जाता है ताकि वो MP MLA बन करके वो यहाँ आए। वहां पर जाति बहुत ज्यादा वहां पर मायने रखती है। कहता है एक तरफ राजनीति में जातीय विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। जो कम जाति के लोग हैं, जिसकी संख्या कम है, वो चाहते हैं कि हम अपना बात जो है सो संसद तक, हम अपने बात जो है सो मंत्री तक कैसे पहुंचाएं। कहता है तो दूसरी ओर सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह होता है। हर जगह जाति ही काम नहीं करता है। देखिए राजनीति में जाति, अब राजनीति में जाति किस प्रकार से काम करता है। राजनीति में जातियों का अनेक पहलू होते हैं। राजनीति में तो जाति एकदम दोस्तों पूरा खोज के एकदम किया जाता है। जैसे निर्वाचन के वक्त पार्टी उसी जाति के अभ्यर्थी को टिकट, अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट,
को टिकट देती है जिसकी जातियों की संख्या अधिक होती है। अभी हम बताए थे, आज मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में हैं, अगर उस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या अधिक होगी उस जाति को टिकट दिया जाएगा ताकि वो जीत करके डायरेक्ट यहाँ आए, ताकि चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट उसे मिल सके, और नहीं तो सबको गोरपरिया करना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा उसको। कहता है राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जातिगत भावना भड़काने की कोशिश करता है। देख लीजिएगा, आप जिस जाति के हैं जब चुनाव आता है तो देखिएगा आपका भी मन बदल जाएगा। बहुत ऐसे व्यक्ति कहेंगे हम अपने जाति को वोट क्यों नहीं देंगे, हमारा जाति जीतेगा, हमारा जाति मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा जाति प्रधानमंत्री बनेगा, संसद बनेगा, एमएलए बनेगा, विधायक बनेगा, इन सब तरह की बातें होती रहती है। इसलिए जाति उस समय क्या हो जाती है, राजनीति में बहुत मायने रखती है। उसके बाद कहता है दलित और नीची जातियों का मत भी निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए दलित जाति का किसी क्षेत्र में बहुमत अधिक है तो लोग उसी को टिकट देंगे और उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसमें बहुत बढ़ जाता है। अब क्या कहता है, चुनाव की जातीयता में ह्रास की प्रवृत्ति। देखिए क्या क्या दिक्कतें पैदा होती है। राजनीति में यह धारणा बन जाती है कि चुनाव और कुछ नहीं बल्कि जातियों का खेल है। राजनीति में लोग यही समझते हैं, जिसमें वोट जाति के आधार पर आप कीजिएगा, यही कहेगा जातियर को कोई मायने नहीं है, जातियर सिर्फ वोट लेने के लिए किया जाता है, मतलब बल्कि जातियों का खेल है वोट लेना। परंतु ऐसी बात नहीं है, राजनीति में अनेक अवधारणाएं भी महत्वपूर्ण होती है। आप राजनीति में देखिएगा, कहावत भी होता है, बाप बाप का नहीं होता, बेटा बेटा का नहीं होता है, राजनीति में सब अपना रोटी सेकता है। कहता है निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक ही जाति के मतदाता रहे, इसलिए चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी एक से एक अधिक जातियों के लोगों का भरोसा हासिल करना चाहता है। अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे बिहार का मान लीजिए, लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि 243 जो बिहार विधानसभा की सीटें हैं उसमें हर जाति को अलग अलग क्षेत्र बना दिया गया, ऐसा भी नहीं है। एक क्षेत्र में आप देखेंगे कि सभी जाति के लोग रहते हैं और जितने भी जाति के लोग रहते हैं सभी जाति अपने अपने कैंडिडेट क्या करते हैं, अपने अपने जातियों पर पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। हम फलाना जाति के लोग हैं, आप हमें वोट दीजिए, ऐसा भी वोटिंग के वक्त होता है। ऐसा संभव नहीं होता है कि कोई पार्टी केवल एक ही जाति का वोट हासिल कर सत्ता में आ सकता है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी अगर जीत करके संसद जा रहा है, कोई पार्टी अगर विधायक बन रहा है, ऐसा बात है सिर्फ एक जाति, मान लीजिए सिर्फ एक जाति का वोट लेकर के वो जीत जाए? कभी संभव नहीं है। उसको हर जाति हर धर्म के लोगों को दिल जीतना होगा, तब जाकर के वो जीत पाएगा। कहता है अगर जातीय भावना अस्थायी होता तो जातीय गोलबंद पर सत्ता में आने वाली पार्टी भी कभी हार नहीं होती। अगर जाति पर बात होती, सारा का सारा बात क्या करता, अपने जाति को गोलबंद कर लेता, कह देता अपने जाति को वोट दीजिए, आपको ये देंगे वो देंगे, प्रलोभन दे करके, और वो सब दिन सत्ता में रहता, कभी हारता ही नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं होता है राजनीति में। कितना हो जाति अगर आपका अधिक हो, क्या हो, लोग क्या देते हैं, काम के आधार पर वोट देते हैं। जाति के आधार पर तो कम लोग वोट देते हैं, लेकिन काम के आधार पर अधिक लोग वोट देते हैं। कहता है क्षेत्रीय पार्टियां भले ही जातीय गुटों से संबंध बनाकर आ जाए, परंतु अखिल भारतीय चेहरा पाने के लिए जाति विहीन सांप्रदायिकता के परे विचार रखना आवश्यक होगा। आप अगर छोटे छोटे पद अपने जातियों को लेकर के बन रहे हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा चेहरा बनना है, कुछ बड़ा पद हासिल करना है, आपको सभी जाति सभी धर्मों को एक समान मानना होगा, तभी आप उस जो है सो स्थान पर पहुंच पाएंगे। कहता है ऊपर लिखे गए बातों से स्पष्ट होता है कि राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु दूसरे कारक भी असरदार होता है। ठीक है, जाति भी मायने रखता है, लेकिन हर समय हर सिस्टम में जाति मायने नहीं रखता है। कहता अब सांप्रदायिकता। देखिए सांप्रदायिकता क्या होता है। राजनीति में धर्म समस्या के रूप में निम्नलिखित कारणों से खड़ी हो जाती है। अब धर्म को देखिए क्या क्या हो जाता है, लोग अपना धर्म को बहुत विशेष मानता है, जबकि दूसरे धर्म को लोग छोटा भी मानता है। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशिष्टता के लिए की जाती है। कहता है राजनीति किसी धर्म विशेष दावे को सपोर्ट करने लगती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी धर्म विशेष के लोग उसको वोट देते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है उस धर्म को वो ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं।
कहता है किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के लिए मोर्चा खोल देता है, एक धर्म के विचारों का दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने लगता है, जिससे दो धार्मिक समुदाय के बीच तनाव शुरू हो जाता है। हम तो अभी आपको बताए थे, सभी लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को कुछ विशेष मानते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे धर्म के इतना अच्छा कोई दूसरा धर्म नहीं है, जिसके कारण एक धर्म दूसरे धर्म से क्या हो जाता है, टकराव पैदा हो जाती है। राजनीति में धर्म को इस तरह इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। किसी भी राजनीति में किसी भी धर्म को विशेष धर्म नहीं मानिए, सभी धर्म नहीं बताए, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, जैन, पारसी, जो भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोग क्या हैं, एक समान हैं। कहता है सांप्रदायिकता की परिभाषा, जब हम यह कहने लगते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिक राजनीति जन्म लेती है और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता कहलाती है। राजनीति में सांप्रदायिकता का स्वरूप क्या है, जरा उसको समझिए। कहता है सांप्रदायिकता का सोच प्रायः अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उसकी कोशिश बहुसंख्यावाद के रूप में ले लेती है। मतलब क्या, जो धर्म के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं वो अपना सीट भी अधिक लेते हैं और उसका दबदबा भी अधिक होता है, वो इस प्रकार से रूप लेना चाहते हैं। जैसे श्रीलंका के सिंहलियों का बहुसंख्यावाद, अब जैसे श्रीलंका में सिंहली जाति के लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा थे, तो उसका भाषा भी सिंहली हो गया। अब जरा देख लीजिए, वहाँ की निर्वाचित सरकार में सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, सिंहली भाषा भी कर दिया गया है। उदाहरण के लिए 1956 में सिंहली एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित करना, आपको बताए थे ना, श्रीलंका में सिंहली जाति के लोग अधिक थे, सिंहली राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना, बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु कई कदम उठाना, यही सभी क्या है, यही सभी क्या है, सांप्रदायिकता है। क्या है, सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति में गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसके लिए पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं और भावनात्मक अपील आदि का सहारा निर्वाचन के वक्त लिया जाता है। देखिएगा कि जब वोटिंग का समय आता है ना, उसमें सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने जिस धर्म के रहते हैं, मंदिर, मस्जिद, मठ, सभी जगह जाना शुरू कर देते हैं। क्यों, कि उसके संप्रदाय के लोग उसको वोट करें। किसी खास धर्म के अनुयायियों से किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील कराई जाती है। जैसे आप हिंदू धर्म के हैं, कोई हिंदू के वरिष्ठ जो मान लीजिए मानते हैं, हिंदू धर्म के पुजारी हैं, उससे वोट कराया जाएगा और आप लोगों में ऐसी भावना जागृत हो जाएगी कि नहीं, हम हिंदू हैं, हिंदू को वोट करना चाहिए। सांप्रदायिकता का भयावह रूप तब देखते हैं जब संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार होता है। संप्रदाय के आधार पर लड़ाई झगड़ा, इन सभी समाजों को बांटा जाता है। कहता है धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा। धर्मनिरपेक्ष आपको पता ही होगा, हम भारत देश में रहते हैं, मौलिक अधिकार भी हमें पता है, मौलिक अधिकार हमें 6 है और संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अब धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा हम क्या करेंगे उसमें जरा देखिए। हमारे समाज में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है भारत देश में कि ये धर्म सबसे अच्छा है, ये धर्म सबसे महान है। जी नहीं, सभी धर्म, भारतीय संविधान में सभी धर्मों को एक समान माना गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन इसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को मतलब राजकीय धर्म का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन भारत देश के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं मिला हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि सभी धर्म क्या हैं, एक समान है। सभी धर्म क्या हैं, एक समान है। भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने विश्वास से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। हम आपको क्या बताएं, मौलिक अधिकार में यह बात लिखा हुआ है, आप किसी भी धर्म को मानिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, यहूदी, कोई भी धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत देश में कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। आपको यही धर्म मानना है, ये धर्म सबसे अच्छा है। जी नहीं, आपको कोई विशेष धर्म अच्छा लग रहा है तो आप उस धर्म को मान सकते हैं। प्रत्येक धर्म के मानने वाले को अपने धर्म का पालन करने अथवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने का भी अधिकार है। आपको जो धर्म मानना है मानिए, उस धर्म का प्रचार कीजिए, उस धर्म की पूजा पाठ कीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं मिलेगा। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव और संवैधानिक घोषित किया गया है। आप किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर बांट नहीं सकते हैं। यह क्या है, गलत है। यह क्या है, गलत है।
अब लैंगिक मसले और राजनीति। सबसे पहले समझेंगे कि लैंगिक मसले कहते किसको है। जरा देखिए, सिंपल सी बात है, लैंगिक का मतलब ही होता है स्त्री एवं पुरुष। क्या होता है? स्त्री एवं पुरुष। अब देखिए, हमारे लैंगिक मसले में भी राजनीति है। स्त्री भी पुरुष को क्या होता है? एक समान दर्जा नहीं दिया जा रहा है। आज हमारे समाज में आपको अनेक कुरीतियां लैंगिक मसले में देखने को मिलता होगा। जरा आइए समझते हैं इस टॉपिक को। लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। लैंगिक असमानता सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। आपको स्त्री पुरुष में अंतर, बदलाव हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा। आप हर कदम पर देख सकते हैं। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में ही परिवार में यह भावना कर जाती है कि भविष्य में लड़कियों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने तक ही सीमित होती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, लड़का और लड़की जब जन्म लेती है, तो आप देखते होंगे हमारे समाज में लड़के जब जन्म लेते हैं, उसके जन्म पर छठियार मनाएगा, एकदम खूब खर्चा करेगा, भोज करेगा। लेकिन जब लड़की जन्म लेगी, उस समय गार्जियन से भी पूछा जाएगा तो मुंह लटका करके हाँ लड़की ये हॉल है, इस ढंग से बोला जाता है। पहले ही लगता है कि हमारे समाज में लड़की के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसको ऊंच नीच माना जा रहा है। और राजनीति में तो वो बात है ही। आजकल पालन पोषण में बेटा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, बेटी को जो सरकारी स्कूल। बेटा के लिए एकदम जैसे सारा चीज रखेगा, लेकिन बेटी के लिए उतना फैसिलिटी नहीं रखेगा। ये क्या है? अंतर है, विभाजन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में लड़का हो या लड़की, लैंगिक मसले में सभी को एक समान रूप से दर्जा देना चाहिए। उनका काम खाना, लड़कियों का काम क्या करते हैं? खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, सिलाई कढ़ाई करना तथा बच्चों का पालन पोषण आदि। अगर वही मर्द घर के अंदर इन सभी कार्यों को करता है, उसको समाज में छीटाकशी की जाती है और उसको स्त्रैण की संज्ञा दी जाती है। अगर कोई मर्द घर में खाना बना ले, सिलाई का काम कर ले, मान लीजिए कपड़ा धो ले, घर का बर्तन उर्तन साफ कर ले, तो उसको स्त्रैण की संज्ञा दी जाती है। स्त्रैण जानबे करते हैं, कहेगा मोगिया है गले घरेलू भाषा में। अब देखिए, कहता है आधुनिक दौर में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अभी वर्तमान युग में आप देख लीजिए, महिलाएं कौन सरकारी पोस्ट पर नहीं है, कहां तक नहीं गई हुई है। अभी तो वर्तमान में आप ये भी देख रहे होंगे, भारत के जो प्रथम व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, वो आज महिला है। तो हम क्यों कहेंगे कि महिला आज के डेट में पीछे है? ऐसा कुछ भी बात नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोगों के आजीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि। हम लोग खेती नहीं करेंगे तो हम लोग जीवन भी नहीं जी पाएंगे। आज देख लीजिए, खेतियों में भी महिलाओं का वर्चस्व बढ़ा चढ़ा है। पुरुष बाहर रहते हैं, लेकिन महिलाएं घर का काम सारा करती है और खेती का भी काम वो देखती है। किसान शब्द का जब उच्चारण किया जाता है तो लोगों के दिमाग में पुरुष का चेहरा उभर जाता है। जकेने कहेगा किसान, वहां छाती ठोक कहेगा हम हैं, महिला को कहेगा चल पीछे। ऐसा बात नहीं है, सब काम महिला करके देती है, नाम अपना लेता है सिर्फ। कहता है जबकि सच्चाई यह है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ने का काम कर रही है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ा हुआ है। इन बातों की पुष्टि निम्नलिखित आंकड़ों से होती है। अभी हम आपको आंकड़ा बताएंगे, बहुत कुछ साल पहले की और कुछ साल बाद की आंकड़ा बताएंगे। क्या कर रहा है? कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 40% है। क्या है? 40% है। कुल पुरुष कामगारों में 53% पुरुष और महिला कामगारों में 73% महिलाएं कृषि क्षेत्र में है। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्रामीण महिला कामगारों में 85% महिलाएं कृषि से जुड़ी हुई है। 100 में गांव में देखिएगा 85 महिलाएं आज कृषि कार्य को अंजाम दे रही है, कृषि कार्य आज कर रही है। भारत की कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम नहीं है, परंतु दुख की बात यह है कि कृषि क्षेत्र में शामिल महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दिया जाता है। आज के डेट में महिला को अगर खेत में काम करने के लिए दिया जाए, उसको हे दृष्टि से भी देखते हैं, जल्दी काम करो ना, अभी फल ना रहती है तत्या कर देती है। लोग इस प्रकार से करते हैं, उसको मजदूरी भी कम दिया जाता है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में इनकी भूमिका न के बराबर है। इसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, चार दीवारी के अंदर रखा जाता है। कहता है पहले पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ पुरुषों का सारा अधिकार था। धीरे धीरे राजनीति के मुद्दे में उठे और महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन में अवसर प्राप्त होना शुरू हो गया। आज के डेट में महिलाओं को देख लीजिए, एक से एक बड़े से बड़े पद पर, छोटे से छोटे पद में महिलाओं का अधिकार जो है सो पहुंचा हुआ है। कहता है सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया गया।
जी नहीं, सर्वप्रथम न्यूजीलैंड में दिया गया था। और देख लीजिए वोट, पहले महिलाओं को वोट भी नहीं देने के लिए दिया जाता था, अब तो ऐसा आ गया महिलाएं वोट ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आगे है, वोट देने के साथ साथ वोट लेने का भी काम कर रही है आज। उसके बाद धीरे धीरे अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त होने लगा। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति को देखा जाता है, बहुत ही अव्वल दर्जे से आगे बढ़ रही है। यूरोपीय देशों में महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक तौर पर काफी ऊंचा है यूरोपीय देशों में, लेकिन अपने क्या है एशिया में बहुत कम है। आज वही धीरे धीरे क्या हो रहा है, दर बढ़ रहा है। कहता है भारत में अभी भी उतना संतोषजनक नहीं है, भारत में महिलाओं का स्थिति अभी भी नीचा है, भारत का समाज अभी भी पुरुष प्रधान है, यहाँ पर महिलाओं को उतना नाम नहीं दिया जाता है। अब धीरे धीरे सरकार बदल रहा है तो राशन कार्ड सब महिला के नाम से बन रहा है, महिला अब मुखिया हो रही है, पहले पुरुष मुखिया होता था, अब महिला मुखिया हो रही है घर की। औरतों के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं, नहीं बताए, हर तरह से काम करेगी महिला, नाम होगा पुरुष का। जैसे कि क्या होता है, पुरुष अगर बाहर में रह करके 8-10 घंटे काम करेंगे तो कहेगा बाहर में बहुत मेहनत करी चाहिए, लेकिन वही महिला 8-10 घंटे घर में बच्चों को रखना, घर का काम करना, खेती करना, ये सब करेगी, उसका कोई नाम नहीं होता है। अब देखिए महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है, उसका क्या स्थान है। आप दोस्तों एकदम पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। कहता है औरतों के प्रति समाज में घटिया नजरिया के कारण ही महिला आंदोलन की शुरुआत होने लगी है। आज क्या महिलाएं अगर आपके घर की, मेरे घर की, किसी घर के जाएगी कहीं काम करने के लिए, नौकरी करेगी, फलाना बेटी पुतो, आपको इस ढंग से देखने लगता है। महिलाएं आंदोलन की मुख्य मांगों में इसकी सत्ता में भागीदार नहीं, सर्वोपरि माना जाता है। आज महिलाएं जो आंदोलन करती है ना, सबसे पहले वही कहती है हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन जैसो अनवरत रूप से चलते रहेगा। कहता है औरतों ने सोचना शुरू कर दिया कि जब तक महिलाओं की सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। और क्या कह रहा है, जब तक महिलाओं को आप अधिकार नहीं देंगे तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेगी। भारत के लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 हो गई है, जो कुल सीट का लगभग 11% है। ग्रेट ब्रिटेन में 19.3% तथा अमेरिका में 16.3% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। भारत देश में लगभग 11%। विकसित देशों में अभी भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना लोकतंत्र के लिए शुभ होता है, क्योंकि लोकतंत्र क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और संविधान तो पता ही होगा कि सभी लोगों की भागीदारी होना क्या है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सभी लोगों, सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से अधिकार मिलना ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहलाता है। दोस्तों ये आपका पहला चैप्टर हमने आपको पढ़ा के, आपका जो टॉपिक जितना था उस सब टॉपिक को मैंने बता करके खत्म कर दिया है। अब आपका बचा है प्रश्न उत्तर बचा है, और वो प्रश्न उत्तर भी हम आपको एक एक प्रश्न उत्तर समझा करके आपको हम बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बाय बाय।